हमारे सीनियर हैं ओंकार सर, तो उन्हीं से पूछता हूं कि ओंकार जी, शत्रु बोध को लेकर इतनी बड़ी सोसाइटी जो अब खड़ी हो रही है, जिसमें अभी भी हम लोग इतने लोगों को देखते हैं, जयपुर डायलॉग को हम लोगों ने यहाँ आके खड़े होके तालियों के साथ स्वागत किया, लेकिन इतनी बड़ी आबादी अभी भी शत्रु बोध से विमुख क्यों है? क्यों नहीं उसको ये समझ में आ रहा कि हजारों साल का गंगा जमनी भी अब हम लोग बता रहे हैं, गंगा यहीं, यमुना यहीं, कोई पानी लेके वहां नहीं जाता, या वहां से आके यहाँ नहीं नहाता, या नहा के वहां नहीं जाता। तो इतने सब कंफ्यूजन क्यों है, ये क्यों नहीं हट रहे हैं, जो मेरा सवाल है। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, और आप सबको प्रणाम, और संजय जी को धन्यवाद। एक बार फिर हम सब लोगों को एकत्र किया, और राष्ट्र के समक्ष जो इस समय चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन पर एक विमर्श करने का पुनः अवसर प्रदान किया। देखिए, कुछ पीछे जाना पड़ेगा, कुछ तारीखों को टटोलना पड़ेगा, शायद उससे जवाब मिल जाएंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। कितना समय हुआ था जब अक्टूबर 1947 में उधर से अटैक हो गया था, 2.25 महीने। और वो कौन सा काल था? गांधी जी किस चीज को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठ गए थे? गांधी जी की हत्या क्यों हुई थी? उनका वध क्यों हुआ था? वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो पैसा है वो वापस लौटा दीजिए। उन्हीं की कैबिनेट में और दूसरे लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये टेढ़ी दुम है, सीधी होने वाली नहीं है, ये इस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, भारत के खिलाफ, भारत के ऊपर अटैक करेंगे। और वो हुआ। नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको शत्रुबोध नहीं था। वो भी और गांधी भी, वो तो अपने आप को पाकिस्तान के बड़े भाई की भूमिका में देख रहे थे, या पितामह की भूमिका में देख रहे थे कि हमें तो जस्टिस करना है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। शत्रुबोध होता तो ढीले कर सकते थे उस पैसे को जो दिया जाना था। शत्रुबोध होता तो जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा इलाका खो देने के बाद भी लद्दाख का एक पूरा हिस्सा, गिलगिट बाल्टिस्तान, वो सारा गंवा दिया। और उस घटना के करीब करीब 12 साल बाद कराची में बैठ करके आप सिंधु जल समझौता उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं अयूब के साथ। और उस समझौते में क्या था? 80% जल, पानी अपनी नदियों का आप पाकिस्तान को दे रहे थे। हमारे बच्चों का, हमारे खेतों का गला सूख जाए, जो उत्पादन की, पैदावार की संभावनाएं थी, असीम संभावनाएं थी, उनको आप खत्म कर दें। और जिन्होंने 2.25 महीने के भीतर हम पर अटैक किया था, उन पर आप इतने कृपा बरसा दें कि 12 साल बाद कराची में जाकर के लैंड करके और आप सिंधु जल समझौता कर दें। कुछ और तारीखें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैंने आज बैठकर के इस प्रोग्राम में शामिल होने से पहले यही किया कि जरा कुछ तारीखों को देख लिया जाए, उनमें क्या हुआ, अप्रोच क्या थी, और क्या वाकई हम समझे कि हमारा शत्रु कौन है, और है तो उसके खिलाफ हमने रणनीति क्या बनाई, उससे निपटने के लिए हम कितने संजीदा थे, या हम बेहद नॉन सीरियस थे, या इसके बावजूद कि वो आपकी
में छुरे घोंपे जा रहे थे और आप उन पर मेहरबानी किए जा रहे थे, उन पर लाड लुटाए जा रहे थे। 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ, चूंकि मैं उन दिनों दिल्ली में ही था और पार्लियामेंट कवर करता था, तो मैं पार्लियामेंट परिसर में तो नहीं था, अपनी गाड़ी को बाहर पार्क कर रहा था पार्लियामेंट में जाने के लिए। और जब अटैक शुरू हुआ, गोलीबारी शुरू हुई, तो हमें वहीं सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया और एक जगह इकट्ठा करके प्रोटेक्ट कर दिया। तो हम तो नहीं जा पाए अंदर, लेकिन वो अटैक हुआ था जब देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इतने बड़े अटैक के बावजूद, जिसको लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, हमारी सेनाएं 9 महीने तक सरहद पर क्यों खड़ी रही? उसने बदला क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया, जबकि पता लग गया था कि ये लश्कर की करतूत है? तो ये बाद में एक बहुत बड़े सैन्य अधिकारी ने स्वीकार किया कि हमने अटल जी को बताया था जाकर के कि आपके आदेश सिर माथे पर, हमने सेना को मुंह कर दिया, सरहद पर तैनात कर दिया, लेकिन सेना के पास लड़ने के लिए गोला बारूद तक नहीं है। 4, 5, 7 दिन तक हम किसी तरह लड़ पाएंगे, उसके बाद हम निहत्थे हो जाएंगे। यानी अटल जी की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरह के खतरों से निपटने के लिए सेना को तैयार ही नहीं किया था। अब मैं वहां से सीधे आता हूं पहलगाम पर। 24 अप्रैल 26 हिंदुओं का जेनोसाइड, और ये काफी समय बाद दुस्साहस हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। 24 अप्रैल और 6-7 मई, 24 अप्रैल को जब ये अटैक हुआ, जेनोसाइड हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। अपना दौरा कट शॉर्ट करके वो वापस दिल्ली लौटे, और उसके बाद 5 मई तक लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग होती जा रही थी। कभी मीटिंग में आईबी, रो के अधिकारी, एनएसए, डिफेंस मिनिस्टर, हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख, हमारे सीडीएस सब थे। कभी कभी सेना प्रमुखों के साथ 1-to-1 मीटिंग्स हो रही थी प्रधानमंत्री की। जो दायित्व उनको सौंपे गए थे उन पर वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ले रहे थे तैयारियों की। और जो 6-7 तारीख की रात को किया सेना ने, 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिनमें 3 हेडक्वार्टर थे जैश के, लश्कर के और हिजबुल के। उसमें सैकड़ों आतंकवादी खत्म किए गए। और जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी की अटैक करने की वापस, तो उसके बाद 9 और 10 तारीख की रात को क्या हुआ है वो भी हम सब जानते हैं। उनके 11 एयरबेस ऑपरेशनल नहीं रह गए थे, 2 में गड्ढे खोद दिए थे गहरे गहरे, रनवे खत्म कर दिए गए थे, उनके हैंगर, उनके लड़ाकू विमान, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार, सब कुछ खत्म कर दिया गया था। ये कैसे हुआ? पाकिस्तान के हाथ में कटोरा कैसे आया? एक और तारीख 2016 की 8 नवंबर, विमुद्रीकरण। कुछ तारीखें हमें नहीं बोलनी चाहिए। विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा अगर वज्रपात हुआ तो 2 पर हुआ था, एक कांग्रेस पार्टी पर और एक पाकिस्तान पर, और दोनों के हाथ में कटोरा आ गया।
सबसे ज्यादा हल्ला कांग्रेस पार्टी ने मचाया था, कुछ दूसरे दलों ने भी मचाया था। नरेंद्र मोदी की तैयारी कब से चल रही थी? पाकिस्तान की पहलगाम जैसी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए और उसको सबक सिखाने के लिए। ये हमें समझना होगा। उनको शत्रुबोध था। जो बाकी के हमारे यहाँ के शासक थे, उनको शत्रुबोध नहीं था। उन्होंने तैयारियां नहीं की थी। तैयारियां एक दो मोर्चे पर नहीं होती हैं, कई मोर्चों पर एक साथ हमें करके रखनी पड़ती है। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी सेना के पास गोला बारूद नहीं था, इसलिए 9 महीने तक वो सरहद पर खड़ी रही। हमारी सेना भी तैयार थी। हमारे इसरो, डीआरडीओ, हमारे सब जितने भी तंत्र हैं वो सब तैयार थे। और जैसे ही उसने गुस्ताखी की, कुछ ही दिन को भीतर उसको ऐसा पटका है कि 4 दिन के भीतर घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ाने लगा। ये तैयारियां हमें करनी होती हैं, जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाई हैं। इवन अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समय इस कंडीशन में नहीं थे कि वो बहुत शॉर्ट टाइम में सेना को वो सारी चीजें उपलब्ध कराएं कि जो कुटिल दो पड़ोसी हैं और दोनों के पास परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं दोनों, कि उनको सबक सिखाया जाए। आज हमारे पास ऐसी सरकार भी है, ऐसा नेतृत्व भी है, ऐसा विजनरी नेतृत्व है जो देखता है कि खतरे किस तरह के हैं और उसके सापेक्ष में तैयारियां करना भी जानता है। जी, तो मेरा सवाल ओंकार सर से है 3 मिनट का। ओंकार जी, जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जन जागरण थोड़ा सा दिख रहा है, इसको और ज्यादा, क्योंकि अभी भी हम उन्हीं विषयों पर घूम रहे हैं जो छोटे मोटे विषय सोशल मीडिया से आ जाते हैं। अभी भी हमारे अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू लगातार, चाहे उसको मार्केट प्रेशर, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं मेरी सभ्यता के हिसाब से समझने के लिए कह रहा हूं कि वो सीधा जानता है कि चाहे दुनिया हम पे दबाव करे, लेकिन हमारी गर्दन वो काटेंगे, ये हमको क्लियर है। ये हर एक यहूदी को क्लियर है। ये किसी हिंदू सभ्यता के किसी शख्स को ये क्लियर क्यों नहीं होता कि जब कोई 5 बार ये कह रहा है कि तेरा भगवान नहीं है, वो झूठा है, तो उस पर वो जाके ये क्यों नहीं कहता कि कम से कम ये आवाज अपने घर तक तो रख। ये बात क्यों भाई? देखिए, ये जो चेतना दिखाई दे रही है ना, ये अभी क्यों इतनी जागृत हो रही है या मुखर हो रही है? जो मैंने बात कही थी और शायद उनको बुरा लग गया, आपको बुरा लगाने के लिए नहीं कहा मैंने ये इसलिए कहा है कि चूंकि एक माहौल बदल गया है और इसके लिए मैं जो कुर्सियों पर इस समय बैठे हुए हैं या केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको भी श्रेय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उनको बैठाने वाले आप ही लोग हैं। आप ही लोगों का फैसला है ये कि वो वहां रहें, और जो आपकी अपेक्षाएं हैं या जो आपकी नाराजगी है, जो आकांक्षाएं हैं कि ये होना चाहिए, इसके लिए धीरे धीरे इस जागरूकता को और चरम की तरफ ले जाइए, लोगों को और जागरूक करिए, इसके लिए और तैयार करिए और बाध्य करिए अल्टीमेटली उनको कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं। अभी तो मैं कर्नाटक की बात पढ़ रहा था, वहां से शायद 1000 करोड़ या इससे भी ज्यादा मंदिरों के खाते से निकाला गया और वो अलग अलग कुछ संस्थाओं को और ऐसी संस्थाओं को जो सनातनियों के खिलाफ काम करती हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो नीतियां हैं, इन्हीं के खिलाफ तो खड़े होने की जरूरत है। इसी के लिए तो जागरूक करने की जरूरत है लोगों को, और ज्यादा प्रेशर बनाने की जरूरत है। और ये तभी बनेगा जब आपने जिनको चुन करके भेजा है उनको इसके लिए आप विवश करें। और सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने तो खैर बहुत निराश किया है। जो मैं तो हमेशा कहता हूं कि शाम को 4 बजे से अलग अलग चैनलों पर
जिस जिस तरह के लोगों को ला करके बैठाया जाता है और जो चाट पकौड़ी और दूसरी चीजें खोमचे वालों की तरह वहां पर वो बिकती हैं, बनती हैं, उनसे कोई नैरेटिव नहीं बनेगा, कोई प्रेशर नहीं बनेगा। ये जो एक समानांतर एक यज्ञ शुरू हुआ है सोशल मीडिया मंचों का, यूट्यूब का, फेसबुक का, ऐसे लोगों को आप लोग थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करिए और इसको मेन स्ट्रीम के रूप में परिवर्तित करिए, यहीं से प्रेशर बनेगा। अच्छा ओंकार सर, एक सवाल आपसे है कि ये जो SC/ST डज SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, द पोटेंशियल टू क्रिएट ग्रेव अनरेस्ट इन हिंदुइज्म एंड वीकन इट, ये चूंकि नाम शायद इस पर नहीं है, किसने सवाल पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है, क्या वो हिंदू समाज के अंदर और हिंदुओं में उसको कमजोर कर रहा है और उसको अनरेस्ट पैदा कर रहा है क्या? निश्चित रूप से। और इस तरह के कानून चाहे जिस मंशा से बनाए गए हों, एक सच तो ये है, ये हमें मान करके चलना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए कि सदियों से हमने हिंदुओं के भीतर ही जो कुछ वर्ग थे उनके साथ छुआछूत और दूसरे तमाम व्यवहार किए हैं, तो पहले तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए और अपने से जो गलतियां होती आ रही हैं उनमें सुधार भी करना चाहिए। दूसरे, अगर आपने कोई इस तरह के कानून बनाए थे तो वो हमेशा के लिए नहीं बनाए जाते हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए और अगर उनके दुरुपयोग हो रहे हैं तो उसमें संशोधन होना चाहिए। जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके पनिशमेंट की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।